तो शोर शराबे में जब दबने लगती है आवाज तो हम उठाते हैं उसे और बनाते हैं जन जन की आवाज। जन जन की आवाज में आज बात होगी छठ महापर्व की। आज से छठ पूजा की शुरुआत हो गई है, लेकिन इससे पहले दिल्ली में छठ पूजा को लेकर सियासत आई है। यमुना किनारे छठ मनाने पर संशय है तो बीजेपी केजरीवाल के ऊपर छठ श्रद्धालुओं के साथ साजिश का आरोप लगा रही है। आगे बात करेंगे दिल्ली में तुष्टीकरण की राजनीति की। दिल्ली में एमसीडी चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है और वोट के लिए अब केजरीवाल ने करेंसी पर लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर लगाने का शिगुफा छोड़ा है। लेकिन उसी दिल्ली में आरटीआई से खुलासा हुआ है कि बीते 7 सालों में वक्फ बोर्ड को 101 करोड़ रुपए दिए गए। फिर बात होगी यूपी के सीएम योगी मॉडल की। देश ही नहीं पूरी दुनिया में अपराध के खिलाफ योगी का मॉडल हिट हो गया है। बाबा के बुलडोजर की धूम अब सोशल मीडिया पर भी दिखने लगी है। और इसके बाद बात होगी एक देश एक संविधान के बाद अब एक पुलिस परिधान की। देश के कई राज्यों में पुलिस की वर्दी का रंग अलग अलग है, लेकिन अब सभी राज्यों की पुलिस एक ही रंग की वर्दी पहनी हुई दिख सकती है। मसलन कोलकाता पुलिस भी अब खाकी में नजर आ सकती है। तो छठ पूजा को लेकर दिल्ली का पारा हाई है। एनजीटी ने यमुना घाट पर छठ पूजा करने पर रोक लगा दी है, तो केजरीवाल सरकार वैकल्पिक घाट बनाने का अब दावा कर रही है। वहीं बीजेपी केजरीवाल को यमुना को साफ करने के वादे पर घेर रही है। दिल्ली में यमुना किनारे छठ पूजा मनाने को लेकर एक बार फिर से ग्रहण लग गया है। दिल्ली में छठ पूजा पर सियासत हाई है। बीते 8 सालों से दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, लेकिन यमुना की सफाई के नाम पर सिर्फ सियासत ही हुई है। ये विडंबना ही है कि एमसीडी चुनाव नजदीक है तो केजरीवाल को छठ पूजा की याद आई है, वरना कोरोना काल में तो दिल्ली में छठ पूजा मनाने तक पर इसी केजरीवाल सरकार ने रोक लगा दी थी। अब चुनाव है तो वोट चाहिए, और वोट के लिए केजरीवाल को दिल्ली में रह रहे प्रवासियों को अपने पाले में लाना है। तो केजरीवाल ने दिल्ली में यमुना नदी के किनारे छठ पूजा के लिए घाटों की मरम्मत का ऐलान किया था, लेकिन अब एनजीटी ने दिल्ली में यमुना किनारे छठ पूजा मनाने पर रोक लगा दी है। देखिए, जैसा माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको बताया था कि 2 साल के बाद, चूंकि कोरोना के टाइम में हम छठ पूजा अच्छे तरीके से नहीं मना पाए थे क्योंकि काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस थे, तो 2 साल के बाद दिल्ली में एक बार फिर दोबारा बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पे और पूरी धूमधाम के साथ 1100 अलग अलग घाटों पे छठ पूजा दिल्ली सरकार आयोजित कर रही है। और छठी मैया के आशीर्वाद से सभी घाट्स पे बहुत अच्छे इंतज़ाम किए जा रहे हैं। लगातार मैंने भी रिव्यू मीटिंग्स ली हैं सभी अधिकारियों के साथ, समिति के साथ, जितने हमारे विधायक भाई हैं उनके साथ, और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज यहाँ हाथी घाट पे जो आईटीओ के पास है वहाँ पर किस प्रकार से इंतज़ाम किए जा रहे हैं उनका जायज़ा लेने आए हैं। और सभी अधिकारियों को बिल्कुल स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, डायरेक्शंस दी हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी कमी ना रहे, ताकि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जो छठ पूजा के लिए आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। एनजीटी की रोक के बाद अब दिल्ली सरकार आनन फानन में यमुना के किनारे वैकल्पिक घाट बनवा रही है, ताकि श्रद्धालुओं को छठ पूजा करने में कोई दिक्कत ना हो सके। लेकिन एनजीटी के आदेश के बाद अब बीजेपी केजरीवाल सरकार पर हमलावर हो गई है और केजरीवाल पर एनजीटी में ठीक से केस को नहीं लड़ने का आरोप लगा रही है। यमुना को साफ करने के 7 साल पहुराने वाले को याद दिला रही है। वोट बैंक की राजनीति में लीन होते हुए आज आम आदमी पार्टी सरकार और अरविंद केजरीवाल, जिसने औरंगजेबी मानसिकता दिखाते हुए कुछ ही दिन पहले दिवाली के पर्व पर फटाके फोड़ने पर पाबंदी लगाई थी, आज उन्होंने फिर से एक बार ऐसा षड्यंत्र रचा है जिससे कि छठ पूजा के अवसर पर कालिंदी कुंज छठ पूजा घाट यमुना जी के ऊपर, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है एनजीटी के द्वारा। इससे 2 बातें स्पष्ट है। एक बात तो ये कि यमुना जी को साफ करने में असक्षम रहे अरविंद केजरीवाल, इसलिए एनजीटी को ये मौका मिल गया कि वो पाबंदी और प्रतिबंध लगाए। अब दिल्ली में यमुना किनारे छठ मनाने पर पाबंदी के बाद दिल्ली के लोग
नोएडा में छठ मनाने की तैयारी में है। नोएडा में यमुना में खड़े होकर छठ मनाने की पूरी इजाजत है और इसलिए श्रद्धालु गदगद हैं। जीत केसरी नाम है, छठ पूजा सेवा समिति के अध्यक्ष हैं। कितने सालों से छठ कर रहे हैं आप? ये 18 साल है मेरा। 18 साल। हाँ 18 साल है। आप 18 साल से छठ मना रहे हैं यहाँ जी, पर। जी, आपको क्या लग रहा है इस बार कुछ पानी साफ है? नहीं कुछ भी साफ नहीं है यहाँ पे। तो पानी जो पिछले साल भी था उसके पिछले साल भी सारा हर साल भी वैसा ही पानी रहता है। ये पानी नहीं तो केमिकल है। 75% तो केमिकल है, 25% पानी है। और इसमें पर्वतीन नहाएंगे और नहाने के बाद सबको इन्फेक्शन हो रहा है, किसी को जुकाम हो जा रहा है, किसी को क्या हो जा रहा है। इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। आपको लग रहा है केजरीवाल नहीं कर रहे हैं साफ? नहीं, केजरीवाल कुछ नहीं कर पा रहे हैं। केजरीवाल से कुछ होना भी नहीं है। वो अपना वो दिल्ली साइड देखिए, हमारे योगी जी हैं। योगी जी कोशिश करते हैं। ये सफाई जितना भी है नोएडा अथॉरिटी की तरफ से हो रहा है। छठ पूजा का महापर्व शुरू हो चुका है। 30 अक्टूबर को श्रद्धालु डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगे और 31 अक्टूबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगे। रही बात राजनीति की, तो छठ पूजा पर राजनीति पुरानी है और इस बार एमसीडी चुनाव है तो दिल्ली के सीएम केजरीवाल खुद को सेकुलर साबित करने पर तुले हैं ताकि बिहार और यूपी के लोगों के वोट को अपने पाले में कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। दिल्ली में वक्फ बोर्ड की फंडिंग को लेकर आरटीआई में जो खुलासा हुआ है उससे सियासी तूफान उठ गया है। बीते सालों में केजरीवाल सरकार ने 101 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को दिए हैं। अब बीजेपी पूछ रही है मंदिरों में पूजा पाठ कराने वाले पंडितों का क्या गुनाह है जिन्हें केजरीवाल सरकार दुत्कार रही है। औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। मुजफ्फर वारसी का ये शेर झाड़ू वाले केजरीवाल पर एकदम फिट बैठता है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव होने हैं तो उन्हें नोट पर लक्ष्मी गणेश जी क्यों नहीं है इसकी याद आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर सियासी बखेड़ा शुरू कर दिया है, लेकिन इस सियासी तूफान के पीछे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी एक ऐसा राज छिपा रही है जिसका खुलासा अब हो गया है, जिसका विरोध पंडित और पुजारियों के साथ हिंदू संगठन करते रहे हैं, लेकिन उनके विरोध को केजरीवाल सरकार ने दबा दिया। केजरीवाल के हिंदू हित के ढोंग का खुलासा एक आरटीआई से हुआ है। क्या केजरीवाल वाकई में हिंदू प्रेमी हैं या फिर उनकी ये कोई सियासी नौटंकी है? बीजेपी तो इसे सियासी नौटंकी ही बता रही है और आरटीआई में जो खुलासा हुआ है उसे देखकर आप भी कहने लगेंगे कि वोट के लिए केजरीवाल करेंसी को लेकर सियासी कांड कर रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार ने बीते 7 सालों में वक्फ बोर्ड को 101 करोड़ रुपए का फंड दिया है और पिछले साल 62 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को दिया है, जबकि 2015-16 में 1 करोड़ 25 लाख, 2016-17 में 1 करोड़ 37 लाख, 2017-18 में 5 करोड़ रुपए, 2018-19 में 8 करोड़ 85 लाख 69,000 रुपए, 19-20 में 22 करोड़ 72 लाख 50,000 रुपए और 2021-22 में 62 करोड़ 57 लाख 50,000 रुपए। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने वक्फ बोर्ड को फंड दिया है। बीजेपी का मतलब आम आदमी पार्टी नहीं और अपीजमेंट वाली पार्टी बन चुका है, क्योंकि अब सामने आ चुका है कि जो केजरीवाल की सरकार के पास डीडीयू कॉलेज के लिए पैसा नहीं है, शिक्षकों को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, 13,000 SC ST OBC स्टूडेंट्स की कोचिंग के लिए पैसा देने के लिए पैसा नहीं है, परंतु उनके पास वक्फ बोर्ड के लिए मौलानाओं की सैलरी बढ़ाने के लिए 100 करोड़ से ज्यादा रुपए हैं और एक साल में 62 करोड़ रुपए दिए हैं और 100 करोड़ रुपए से ज्यादा उनको दिया गया है वक्फ बोर्ड के लिए। दिल्ली में केजरीवाल सरकार बीते 7 सालों से मस्जिदों के इमाम को 18,000 रुपए सैलरी दे रही है। इतना ही नहीं, मस्जिदों की देखरेख करने वालों को भी दिल्ली सरकार तनख्वाह दे रही है,
लेकिन दिल्ली में मौजूद मंदिरों में पूजा पाठ करने वाले पंडितों को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलती है। और इसीलिए अब बीजेपी करेंसी वॉर छेड़ने वाले केजरीवाल से पूछ रही है, क्या ये तुष्टीकरण नहीं है? चुनाव आते ही केजरीवाल नोट पर लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर होनी चाहिए कहकर हिंदुओं को रिझाने में जुटे हैं, लेकिन पूजा पाठ करने वाले पंडितों से बेहतरी के लिए उन्हें सैलरी नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि मेरा वक्फ बोर्ड के लिए तन मन धन समर्पित। दरअसल चुनाव आ रहे हैं, इसलिए तुष्टीकरण का कंपटीशन है। कौन बनेगा तुष्टीकरण का भाईजान, क्योंकि चलानी है वोट बैंक की दुकान। आम आदमी पार्टी बड़े मियां बनना चाहती है तुष्टीकरण की राजनीति में, और इसीलिए इस प्रकार से तिजोरियां तो लुटाई जाती है, परंतु क्या बच्चों की फीस और बच्चों की शिक्षकों के सैलरी को देने के लिए इनके पास 1 रुपया नहीं है? अब जरा दिवाली पर दिए गए दिल्ली सरकार के इस विज्ञापन को देख लीजिए। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अखबार के पहले पन्ने में छपे इस विज्ञापन में केजरीवाल की तस्वीर तो दिख रही है, लेकिन कहीं भी लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर नहीं दिखाई दे रही है। अब समझे, सब वोट की राजनीति है और भ्रष्टाचार पर झाड़ू चलाने के नाम पर आए केजरीवाल बाबू भी दूध के धुले नहीं हैं। वोट के लिए राजनीति में तुष्टीकरण का तड़का कैसे देना है, ये कोई आम आदमी पार्टी से सीख सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब देश के सबसे बड़े सूबे की बात करेंगे। यूपी में सीएम योगी का मॉडल न सिर्फ देश में बल्कि सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है। माफिया और बदमाशों के बुलडोजर इलाज के सोशल मीडिया पर लोग फैन हो गए। सोशल मीडिया पर हैशटैग योगी मॉडल अगेंस्ट क्राइम ट्रेंड करने लगा। लोग दूसरे राज्यों में भी योगी मॉडल को लागू करने की अब मांग करने लगे। यूपी में दम है क्योंकि बाबा की सरकार है। यूपी में जुर्म कम है क्योंकि योगी बाबा की सरकार है। एक समय था यूपी का नाम सुनते ही लोग कांपने लगते थे। एक समय था यूपी को अपराध प्रदेश कहा जाता था, लेकिन अब यूपी की फिजा बदल गई है क्योंकि यूपी में योगी की सरकार है। एक ऐसे योगी की जो अपराधियों के पहले चिताता है, फिर भी अगर अपराधी नहीं मानते हैं तो उनका बुलडोजर इलाज करते हैं, और फिर भी नहीं मानते हैं तो भी ऑपरेशन लंगड़ा लॉन्च कर देते हैं। और पूरे प्रदेश में सीएम योगी के इसी मॉडल की धूम मची हुई है। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी योगी योगी के नारे लग रहे हैं। योगी मॉडल की चर्चा हो रही है। अपराध और अपराधियों पर लगाम कैसे लगाया जाता है, ये कोई सीएम योगी से सीखे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक और 27 अक्टूबर को सभी राज्यों में अपराध नियंत्रण पर विचार मंथन सम्मेलन में हिस्सा ले रहे थे, तो दूसरी ओर सोशल मीडिया पर हैशटैग योगी मॉडल अगेंस्ट क्राइम ट्रेंड कर रहा था। ट्विटर पर योगी मॉडल की चर्चा हो रही थी। यूपी में क्राइम के सफाई पर बहस हो रही थी। योगी मॉडल अगेंस्ट क्राइम ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था। दशकों से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के हालात बहुत बिगड़े हुए थे, लेकिन 2017 में योगी आदित्यनाथ जी ने जब से कमान संभाली तब से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को एक उदाहरण के रूप में दुनिया भर के सामने रखने का काम किया। 37 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एक सकारात्मक उपलब्धि बना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हुई। आज पूरी दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है, बुलडोजर की चर्चा हो रही है। अलग अलग राज्य आज उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार के मॉडल को आज उदाहरण के तौर पर अपने यहां स्वीकार कर रहे हैं। सीएम योगी ने जिस तरह से यूपी में अपराध पर लगाम लगाया है, उसे देखकर दूसरे राज्य भी योगी मॉडल को अपनाने लगे हैं। एक तरफ सोशल मीडिया पर योगी मॉडल की धूम है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी योगी सरकार पर सवाल उठा रही है। क्राइम में यूपी को नंबर 1 बता रही है। बुलडोजर का बेजा इस्तेमाल करने का अड्डा बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था काला में है कि यहाँ पे गुंडा राज चल रहा है, जंगल राज चल रहा है।
महिलाओं के अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, साइबर क्राइम में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। और यहाँ तो कई बार बदमाश पुलिस वालों को पीट दे रहे हैं। पुलिस का कोई खौफ ही नहीं है। चाहे मैनपुरी की घटना देख लीजिए, चाहे आप उन्नाव की घटना देख लीजिए, चाहे लखीमपुर की देख लीजिए, अब कन्नौज की घटना देखिए, 13 साल की बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ। यहाँ कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अंधा राज चल रहा है। विपक्षी दल योगी मॉडल पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जनता योगी योगी बोल रही है। क्राइम के खिलाफ योगी मॉडल को हाथों हाथ ले रही है, जो बता रहा है कि यूपी में सब कुछ ठीक चल रहा है। एक समय था जब पश्चिम से लेकर पूरब तक यूपी में खौफ का साया था। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं की तूती बोलती थी, लेकिन आज वो जेल में सड़ रहे हैं। उनके सैकड़ों गुर्गे एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और ये तो हाल ही में जो एनसीआरबी के आंकड़े जारी हुए थे, उसमें भी ये बात साफ होती है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में जो क्राइम का ग्राफ है वो नीचे आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक देश एक संविधान के बाद एक राष्ट्र एक पुलिस परिधान की बात कही है। सूरजकुंड में आयोजित राज्यों के गृह मंत्रियों के 2 दिवसीय चिंतन शिविर में ये विचार रखते हुए मोदी ने यह भी साफ कर दिया कि ये उनकी तरफ से सिर्फ एक विचार है और इसे राज्यों पर थोपने का प्रयास नहीं होगा। हालांकि पीएम पूरे देश के लिए एक पुलिस एक परिधान के विचार पर अमल करने के लिए गंभीर दिख रहे हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में एंट्री करते ही कई बार जो बात सबसे पहले नोटिस की जाती है वो है पुलिस की वर्दी। राज्य बदलते ही पुलिस वालों के बदले परिधान वहां अलग कानून लागू होने का एहसास दिलाते हैं। ऐसे में राज्यों के बीच सुरक्षा मुद्दे पर समन्वय की कमी की आशंका भी उठ खड़ी होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस के लिए एक राष्ट्र एक परिधान का विचार सामने रखा। सूरजकुंड में आयोजित राज्यों के गृह मंत्रियों के 2 दिवसीय चिंतन शिविर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए राज्यों के बीच निकट सहयोग की वकालत की। पीएम मोदी ने कहा कि पुलिस के लिए एक राष्ट्र एक वर्दी सिर्फ एक विचार है। ये आप सभी पर थोपने की कोशिश नहीं कर रहा, इसके बारे में सोचने की जरूरत है। ये 5, 50 या 100 सालों में हो सकता है, लेकिन हमें इसके बारे में विचार करना चाहिए। देश भर में पुलिस की पहचान एक जैसी हो सकती है। आपको बता दें कि भारत में ज्यादातर राज्यों में पुलिस कर्मियों के लिए खाकी वर्दी निर्धारित की गई है। साल 1847 में ब्रिटिश लेफ्टिनेंट जनरल सर हैरी लम्सडेन ने आधिकारिक तौर पर खाकी रंग की वर्दी को अपनाया और उसी समय से भारतीय पुलिस में खाकी रंग की वर्दी चली आ रही है। हालांकि कुछ राज्यों में पुलिस कर्मियों के लिए अलग ड्रेस का प्रावधान किया गया है। पश्चिम बंगाल में सफेद वर्दी। पश्चिम बंगाल पुलिस खाकी रंग की वर्दी के साथ साथ सफेद रंग की वर्दी भी पहनती है।